बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये मेरा टॉपिक जो है दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लो, आप फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कह लो, जो मर्जी आप इसको नाम दे दें, फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लें या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कह लें ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, मैं आपके साथ ना कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज इनको डिस्कस करूंगा। 4 नंबर 1 पे ना जो पहले मेरे पास आएगी नंबर 1 पे, उसे मैं कहता हूँ दैट इज़ द नंबर 1 पे मेरे पास बेटा जी दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स या और साथ ही साथ मैं अडोर की बात करूँ, अडोर जिसे मैं स्मेल कहता हूँ। तो पहला मेरा ये काम है, फिजिकल स्टेट या अडोर। अच्छा, मैं ना जो आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ ना बेटा जी, इसमें मैं ना एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, इनकी फिजिकल स्टेट और अडोर को डिस्कस करूंगा। मैं आपके सामने ना कुछ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखता हूं। मेरे पास कल यानी लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी हमने ये बातें की। मेरे पास है HCOOH, मेरे पास है CH3COOH, मेरे पास है CH3CH2COOH, मेरे पास है CH3CH2CH2COOH। इसमें 4 कार्बन। अच्छा, ये 5 वाला आ गया CH3। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको CH2 करके टेकन थ्राइस कर दूं और साथ में COOH कर। इसी तरह CH3 CH2 और इसको मैं टेकन 4 कर दूं ताकि ना टाइम को बचाया जा सके, जगह को बचाया जा सके। अब अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसमें ये पहले जो 3 हैं, 3, और फिर मैं इन 3 का जिक्र करूंगा। इन 3 का पहले जो 3 अगर नाम इनके आपको मैंने बताया हुआ नाम, द फर्स्ट वन इज फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। ये मैंने कॉमन नेम्स बोले। इस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनके अयोपिक नेम्स भी समझाए। अब ये मेरे पास ना, पहले तो मैं इन 6 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा, मैं इनकी फिजिकल स्टेट की बात करूंगा, मैं इनके ओडोर की बात करूंगा। पहली बात बेटा जी, ये सारे के सारे जो है ना, ऑल दीज आर, ये यहां तक ऑल दीज आर कलरलेस लिक्विड्स। ये पहले तो ये बात आ गई, ये कलरलेस लिक्विड्स है। लेकिन अगली बात, ये जो पहले 3 है ना, 3 आई मीन फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपायोनिक एसिड, ये जो पहले 3 है, आई मीन C1 से लेकर C3 तक पहले जो 3 हैं, ये कलरलेस लिक्विड तो हैं, बट दे हैव पंजेंट स्मेल, PUNGENT, पंजेंट स्मेल। व्हाट डू यू मीन बाय पंजेंट स्मेल? यानी तेज चुभन वाली बू, यानी इनकी स्मेल है। जैसे आप ना ये CH3COO, ये क्या है? ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ये किस में मौजूद है? ये विनीगर में मौजूद है। विनीगर मीन सिरका। आप सिरके को ना जरा अपना खोल के बॉटल को देखिएगा, आपको उसकी स्मेल ऐसी लगेगी जैसे बड़ी तेज सी चुभन वाली स्मेल। अच्छा, इसके बाद आप आगे बढ़ो और आपके पास ना ये 3 हैं, ये 3 यानी C4 से लेकर C6 तक, आई मीन ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड
और कैप्रोइक एसिड। 5 कार्बन वाले को मैंने क्या कहा, वैलेरिक, VALERIC, वैलेरिक एसिड। और 6 कार्बन वाले को मैंने क्या कहा, कैप्रोइक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड देन द कैप्रोइक एसिड। हैं तो ये भी तीनों ऊपर वाले तीनों की तरह लिक्विड्स, लेकिन दे हैव, दीज थ्री हैव अनप्लेजेंट अडोर, अडोर कह लो, स्मेल कह लो। अनप्लेजेंट जिसे हम कहते हैं बदबू, बदबू यानी अनप्लेजेंट, ऐसी बू जो आपको बहुत बुरी लगती है, तो अनप्लेजेंट। अच्छा बेटे जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि कार्बन, पहली बात, कार्बन 1 से लेकर कार्बन एक, हमारी बुक के मुताबिक कार्बन 9 तक, मैंने तो 6 तक की बात की है ना, कार्बन 1 से कार्बन 9 तक। कुछ बुक्स कहती हैं कि कार्बन 9 तक लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स, और कार्बन 10 एंड ऑनवर्ड ये जो है ना, दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड। अब ये जो कार्बन 10 से ऑनवर्ड हैं, ये सॉलिड हैं, और ये नो स्मेल कह लो, सॉरी, ये लिटल स्मेल कह लो, या इनकी नो स्मेल, इनकी कोई स्मेल ही नहीं। कहां से, मैंने बात की कार्बन 10 से ऑनवर्ड। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बहुत सिंपल है कि इनका मोलेकुलर मास चूंकि बड़ा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से दे आर लो वोलाटाइल। लो बेटा जी, यहां तक जो मैंने गुफ्तगू आपके साथ की ना, वो मैंने फिजिकल स्टेट और अडोर ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। दोबारा बातों को देख लो, मैंने आपके सामने ना पहले 6 जो हैं एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उनका जिक्र किया। पहले जो 3 हैं, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ये लिक्विड्स हैं और वो पंजेंट स्मेल रखते हैं। अगले जो 3 हैं, यानी ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड, ये भी लिक्विड हैं, लेकिन ये पंजेंट की बजाय अनप्लेजेंट अडोर रखते हैं। अनप्लेजेंट, जैसे ना अगर आप इसकी बात करें, ये आपके पास जो है, दिस वन इज द ब्यूटायरिक एसिड, ये रेंसिड बटर, खराब जो मक्खन होता है ना, उसमें से जो बदबू आती है ना, वैसा इसका है। एक तो ये गुफ्तगू होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं दूसरी फिजिकल स्टेट की तरफ बढ़ता हूं, एंड दैट इज द सॉल्युबिलिटी। नंबर 2 पे मैं आता हूं, नंबर 2, और नंबर 2 पे मैं सॉल्युबिलिटी इसकी डिस्कशन करता हूं। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी में ना पहले मेरी बात को सुनना है। पहले बड़ी यहां पे पेचीदा बातें हैं। पहली बात क्या है, पहले 4 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेने, पहले 4। मसलन मेरे पास है CH3, बल्कि सॉरी, इससे पहले मैं शुरू करता हूं, मैं पहले से शुरू करता हूं, HCOOH, दूसरा CH3COOH, तीसरा CH3CH2COOH, फोर्थ वन CH3CH2CH2COOH। ये मैंने पहले 4 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं, मैं बार बार इनके नाम दे रहा हूं। ये जो फर्स्ट वन है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। मैं सॉल्युबिलिटी का जिक्र करने जा रहा हूं। पहले ये जो 4 है ना, अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करो ना, इनकी सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में इसकी आगे लिखा होता है यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्फिनिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी बेहद ज्यादा है। मैं तो सिर्फ एक सेंटेंस ही लिखूंगा ना कि ये जो पहले 4 हैं, दे आर सॉल्युबल, मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये पानी में हर एक तनासुब से हल हो जाते हैं। जितने मर्जी ये कम लें, जितना मर्जी पानी लें, ये मुकम्मल तौर पर, पहले जो 4 है। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये पानी में कैसे हल होते हैं, वो कौन से अट्रैक्टिव फोर्स हैं जो इनकी वाटर में कंप्लीट सॉल्युबिलिटी का बायस बनती है।
वो बेटा जी बहुत सिंपल है। और वो क्या, आप ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, ये है जनरल में लिखूँ RC डबल बॉन्ड O और H, ये पार्शल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन ठीक है पार्शल नेगेटिव हो गया। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। अब वाटर को ले लो, वाटर में आपके पास H O एंड H, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव और हाइड्रोजन दोनों पे पार्शल पॉजिटिव है। अब अगर आप देखोगे ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो पहले C1 से लेकर C4 तक हैं, यानी पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये पहले जो 4 हैं ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। लो जी, पहले 4 की तो बात होगी, अब आगे बढ़ो बेटा जी। अगर आप इससे आगे बढ़ोगे और C5 से यानी पेंटानोइक एसिड, या जिसे आप वैलेरिक एसिड कहते हैं, C5 को हम क्या कहते हैं, वैलेरिक एसिड। C5 को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पेंटानोइक एसिड, ये अब कहते हैं। तो C5 से लेकर C10 तक, C10 को क्या कहेंगे, C10 को हम कहेंगे डेकानोइक एसिड। तो C5 से C10 तक जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो मैं क्या कहूंगा इनके बारे में, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद increase in चेन ऑफ कार्बन। तो कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती है, सावधान, C5 4 कार्बन, C से 5वां कार्बन जो है ना वो COOH का है, तो C5 C6 C7 C8 C9 कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। हम इसको लिखना चाहिए था विद इंक्रीज इन, यहां पे लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ये बात आ गई। अच्छा, जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो फिर सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। ये बहुत अहम नुकता है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, ऐसे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन जो है वो C10 से ज्यादा होगा, आई मीन C11 एंड ऑनवर्ड, C11 12 13 14 जो भी है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये C10 तक तो फिर भी कुछ ना कुछ, अगर आप C10 को देखोगे ना, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी है 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब 100 ग्राम वाटर में 0.2 ग्राम बहुत कम, लेकिन चलो थोड़ा बहुत हल तो हो जाता है ना। लेकिन C10 के बाद जो हैं दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। मसलन आपने वो फैटी एसिड्स नहीं पढ़े, आपने फैटी एसिड्स को पढ़ा है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फैटी एसिड पढ़ाए थे, और मैंने कहा था फैटी एसिड में क्या बोला, PSO, ये 3 फैटी एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। और फिर मैंने आपको इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया। पामिटिक एसिड क्या था भला, C15H31 COOH। अब ये क्या है, ये आपके पास क्या है, C17H35 COOH, और ये क्या है, C17H33 COOH। अब अगर आप इनको देखोगे ना तो इनमें तो कार्बन चेन की लेंथ और भी ज्यादा होगी। तो बेटा जी मैं आपको एक नुक्ता बताऊं ना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप कार्बन चेन को देखो ना, CH3 CH2 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 CH2, चलें आगे मैं ना, C डबल बॉन्ड OH, ये OH।
अब होता भला क्या है, जब आपके पास कार्बन चेन की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको मैं आर बॉन्ड कहता हूँ, अल्काइल पार्ट, ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। और ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये पोलर होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ना ज़्यादा जो रोल है ना, वो इतने हिस्से का है। अब ना ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। जितना ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा ना, पोलर, उतना ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप जो है, ये वाला इतना हिस्सा, जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है ना, यानी नॉन पोलर पार्ट जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ये का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती जाती। और जितनी पोलैरिटी कम होगी, उतना ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकेगा। और जब वाटर के साथ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो दे बिकम इनसॉल्युबल इन वाटर। ये एक खास तीन नुक्ता है जो आपने समझना होता है। ये अहम बातें हैं वो आपने, यानी आप यहां पे ज़हन में रख लो कि आप क्या कहोगे। आप कहोगे जी, विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन की लेंथ, यानी मैं दूसरे अल्फाज में कह रहा हूं कि नॉन पोलर पार्ट, जब कार्बन चेन की लेंथ में इजाफा होता है ना, दूसरी बात इसके साथ ही जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कम होती है, डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। फिर एज अ रिजल्ट sufficient H bond is not developed LOPED, developed between water and कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिजल्ट क्या देगा? इट रिजल्ट्स इसका रिजल्ट क्या निकल? इट रिजल्ट्स इन सॉल्युबिलिटी। ये इनसॉल्युबिलिटी का बायस बनता है। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको सारी बातें समझाई ना, इट इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला मैंने आपको डेफिनेशन क्या थी? फिजिकल स्टेट्स और अडोर, वो मैंने आपको। अब सॉल्युबिलिटी में पहले जो 4 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं ना, मेरी इस गुफ्तगू को नोट करो, और मेरी गुफ्तगू सारी की सारी ना एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रेलिवेंट है। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले जो 4 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज इनफ टू डिसॉल्व द कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर। लेकिन इसके बाद अगर हम C5 to C10 की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। और फिर मैं अगली बात क्या की है कि अगर आप कार्बन C11 और ऑनवर्ड जाएंगे, तो दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बेटा जी सॉल्युबिलिटी की बात आ गई। अब हमने एक और खूबसूरत पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो नंबर 3 है। नंबर 3 पे मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये नंबर 3 पे मेरा टारगेट है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, एक मैं अक्सर आपसे गुफ्तगू करता हूं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट की टर्म है ना, ये लिक्विड्स के लिए है। लिक्विड्स, तो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और एक और भी बात ज़हन में रखें जो आज मैंने अभी आपसे डिस्कस करनी है। मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं, तो बॉइलिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to strength of intermolecular forces। तो जितनी कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उतना उस कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और एक और भी नुक्ता साथ मिला लो, ये जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है ना, ये 2 चीजों पे आज मैं डिस्कशन करूंगा। एक, ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी इंटरमोलेकुलर फोर्स मीन वंडरवाल फोर्सेस, वॉल फोर्सेस।
और वंडरवाल फोर्सेस से मेरा ज़्यादा इशारा जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की तरफ है। और याद रखना, वो बात याद रखोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। ये सारी की सारी मैंने ना अभी जो बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन है उसकी बुनियाद मैंने बना दी, उसकी बुनियाद बना दी। मैं ना आपके साथ कुछ फैक्ट्स जो शेयर करता हूं, ज़रा ना उनको पहले देखें, फिर हम उन फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक है फॉर्मिक एसिड HCOOH, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एलिफेटिक मोन। मैं ना जितनी भी आज डिस्कशन कर रहा हूँ ना, मैं चूंकि सिलेबस तक महदूद हूँ तो मेरी डिस्कशन सारी की सारी ना एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तक महदूद है, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने ये लिया फॉर्मिक एसिड। दूसरा जो है जिसमें कार्बन एक बढ़ गया एसिटिक एसिड, जिसमें एक और कार्बन बढ़ गया CH3 CH2 COOH प्रोपायोनिक एसिड। पहले इन तीन की बात करें। मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं और इनका बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख रहा हूं 760 टॉर पर। ये जो ना फॉर्मिक एसिड, हमारी बुक्स कहती है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारी बुक्स कहती हैं। कुछ बुक्स कहती हैं 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहरहाल 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एक कार्बन, जब दो कार्बन वाले हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे गए, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 118 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ गया। जब तीन कार्बन वाले के पास गए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 141 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये हो गई ना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है विद द इंक्रीज इन मोलेकुलर मास। तो मैं सेंटेंस यहां पे क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड increases with increase in molecular mass। तो जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एक तो ये बात आ गई। दूसरे एक और अहम तरीन नुक्ता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता, उसको जरा देखें। ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कीन उनसे ज्यादा है। यानी मैं बॉइलिंग पॉइंट को ना कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं अल्कोहल्स की बात करता हूं, अल्कोहल्स, मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड। व्हेन आई से द कार्बोनिल कंपाउंड्स आई मीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, और मैं अल्कीन्स की बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्कोहल से, और उनका ज्यादा है कार्बोनिल कंपाउंड से, और उनका ज्यादा किससे है? अल्कीन से। तो अब बात क्या बनी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कीन से ज्यादा है। अब सवाल यह पैदा हुआ कि ऐसा क्यों है? क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? वजह बहुत खूबसूरत है और वो बड़ी जबरदस्त हमारी है। अब देखो ना, अगर आप एसिटिक एसिड को लो, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब जो एसिटिक एसिड है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल लो, दो कार्बन वाला, CH3CH2OH, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे क्या है? बहुत ज्यादा है। हालांकि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। असल और बात है, और वो क्या है जरा सुनना। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूं। ये मेरे पास CH3 और साथ ही C डबल बॉन्ड O और इधर O और फिर इधर H। ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है। यह हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यह ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल। बिल्कुल ऐसा एक और मॉलिक्यूल आप बना लें, वो मेरे पास बनेगा CH3, इट्स ओके,
C, डबल बॉन्ड O, और इधर O, और इधर आ गया H, अनदर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब होता भला क्या है, ये दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, होता इसमें यह है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ना 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है ये भी H बॉन्ड और ये भी H बॉन्ड, H बॉन्ड। बेटा जी इस H बॉन्ड BOND, हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड। बेटा जी एक बात नोट करो, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान हो ना, हम उसे कहते हैं इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तो ये बात आ गई। तो इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन की वजह, बॉन्डिंग की वजह से दोनों मॉलिक्यूल आपस में बांध जाते हैं, हेल्ड, जुड़ जाते हैं। अब ना नुक्ता क्या याद करना है, अगर एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोमर, और अगर दो यहां इकट्ठे हो जाएं तो इसको हम कहते हैं डाइमर, अ डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। डाइमर ऑफ एसिड मतलब क्या, मतलब यह है कि एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन। अच्छा, ये डाइमर किसकी बदौलत बना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत बना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलकर एक डाइमर बनाते हैं, डाइमराइजेशन होते हैं। अब आपके पास ना ये जो डाइमर बनाना, दिस वन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूज साइज। जब मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है उसमें स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, बाज दफा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। तो इसका मतलब हुआ यहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो वो मेन रीजन हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाई बॉइलिंग पॉइंट का बायस बनती हैं। बेटा जी ये मैंने सारी गुफ्तगू की, दैट इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं एक और नुक्ते की तरफ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज नंबर 4, एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। बड़े ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना मेल्टिंग पॉइंट से रेलिवेंट आते हैं, एंटी टेस्ट वगैरह में भी ना मेल्टिंग पॉइंट से रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें बेटा जी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स आज हमारा टॉपिक है। एक और बात मैं अक्सर बोलता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट की जो टर्म है ना, मेल्टिंग पॉइंट की टर्म ये सॉलिड्स के लिए है, सॉलिड्स के लिए। और मैं आपके साथ मेल्टिंग पॉइंट किन का डिस्कस करूंगा, मैं मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करूंगा एलिफेटिक और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल। मेरी गुफ्तगू जितनी भी ना मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसमें मेरा सारे का सारा फोकस एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर है, सारा फोकस। अच्छा जी, एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के मैं मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र करता हूं। पहले मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूं। जब डाटा मैं शेयर करूंगा ना तो फिर उस डाटा की बुनियाद पर 2-4 बातें मैंने आपसे करनी। डाटा जरा सुने, डाटा मेरे पास है बेटा जी, डाटा है, पहले मैं वही फॉर्मिक एसिड लेता हूं, HCOOH फॉर्मिक एसिड। उसके बाद मैं एसिटिक एसिड लेता हूं CH3COOH। एसिटिक एसिड के बाद मैं प्रोपायोनिक एसिड लेता हूं CH3CH2COOH। इसके बाद मैं ब्यूटारिक एसिड की तरफ आ जाता हूं CH3CH2CH2 एंड COOH। ब्यूटारिक एसिड के बाद चलो मैं वैलेरिक एसिड की तरफ भी चला जाता हूं CH3CH2CH2 एंड COOH। ये मेरे पास ना फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं एलिफेटिक मोनो, फर्स्ट 5 मेंबर हैं एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के। नाम आपको आते हैं, मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा, खुदारा मैं नाम नहीं लिख सकता, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि पहले वाले में 1 कार्बन है, मैं इसको ना थोड़ा सा, पहले वाले में 1 कार्बन है, 1 कार्बन एटम, और इसमें 1 और 2 कार्बन एटम है, इसमें 3 है,
इसमें 4 हैं और इसमें 5 कार्बन एटम है। तो 5 तक ये कार्बन एटम की तादाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन में, कार्बन एटम को गिनना। अच्छा, मैं इनके ना आपको, मैं इन सब के आपको मेल्टिंग पॉइंट्स बताता हूं। मेल्टिंग पॉइंट मैं सब के आपको बताता हूं कि क्या क्या है। जो फर्स्ट वन है ना, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बेटा जी, मैं ना इस रेड से लिखता हूं, 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8.4 किसका? फॉर्मिक एसिड का, जिसमें एक कार्बन है। जो एस्टिक एसिड है ना, उसका वैसे तो 16.6 है, 16.6 है, लेकिन हम उसको ना राउंड ऑफ करके 17 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। जो थर्ड वन है 3 कार्बन वाला, उसका -22 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस, बहुत कम हो गया। अच्छा, अगले का -6 है, थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद 5 कार्बन वाला, उसका -36 है। ओहो, और कम हो गया, और कम हो गया। अब ना अगर आप इस सारी वैल्यूज को नोट करो ना, ये एक कार्बन वाला है, इसका 8.4 है। तो एक होता है ना, एक होता है इवन कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। एक हो गया ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर। यानी इवन कौन से है? 2 कार्बन, 4 कार्बन, ये इवन है। ऑड कौन से है? 1 कार्बन, 3 कार्बन और 5 कार्बन। ये आपके पास क्या हो गया? ऑड। अब अगर आप इनको देखोगे ना मेरे बच्चों, तो अगर आप गौर से देखोगे तो जो इवन वाले हैं ना, ये ऑड वाले का 8, इवन वाले का 16 ज्यादा हो गया। ऑड वाले का बहुत कम हो गया, -22, लेकिन इवन वाले का ज्यादा है। चले ना, आप यूं करो, पहले 3 को कंपेयर कर लो। पहले 3 को, पहले 3 जो है, पहले 3 को कंपेयर करो। जब आप पहले 3 को कंपेयर करोगे ना, तो देखिएगा ये इवन वाला है, ये इवन। तो वो कार्बोक्सिलेज जिसमें इवन नंबर कार्बन एटम होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने से पिछले या अपने से अगले, दोनों से ज्यादा होता है, दोनों से ज्यादा। अगर चलें इस बात को देख लो, ये देखो, ये इवन कार्बन है 4 वाला, इसका मेल्टिंग पॉइंट -6 है। तो -6 -36 से भी ज्यादा है, और -6 -22 पे से भी ज्यादा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, पहली तो बात, इसमें कोई देखो ना, आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो क्या मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है? आंसर है नहीं। तो मैं पहली बात, पहले तो नुक्ता मैं ये कहूंगा ना, मैं कहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चेंजेस, मैं यहां पे चेंजेस irregularly with increase in molecular masses। तो मोलेकुलर मैस बढ़ने के साथ कोई तरतीब ही नहीं है, पहले कम, ज्यादा, बहुत कम, ज्यादा, बहुत ही कम, यानी कोई तरतीब नहीं। एक दूसरा नुक्ता मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो कार्बोक्सिलिक एसिड इवन नंबर कार्बन रखते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर कार्बन से ज्यादा होता है। यानी ये दूसरा पॉइंट, क्या मैंने बोला कि दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। मेल्टिंग पॉइंट किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और मैंने क्या कहा कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वो कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिनमें ऑड नंबर कार्बन एटम है। क्यों? वजह क्या है? वजह मैं आपको एक बात बताता हूं। यानी अगर आप रीजन ढूंढना चाहते हैं ना, रीजन कि इसकी वजह क्या है, बहुत सारे लोग इसकी रीजन जानना चाहते हैं। तो बेटा जी, रीजन जरा समझना, मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं
ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ये कम है या ज्यादा है, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कितना है। पहली बात क्या कही है? इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो साफ ज़रा मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा आ गया पैकिंग। पैकिंग बेटा जी, अगर मॉलिक्यूल्स की कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, कॉम्पैक्ट, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर लूज पैकिंग होगी, लूज पैकिंग, तो फिर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। और तीसरी चीज जो हकीकत में ऊपर वाली दोनों चीजों का ही हासिल है, रिजल्ट है, और वो है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये 3 वो चीजें हैं जो हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताती। अब जरा इस नुक्ते को समझना कि इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से ज्यादा क्यों है, ज्यादा क्यों है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। बेटा जी, मेरी बात को आप समझेंगे। मेरी बात यह है कि आप ना एक ले लें ऑड नंबर कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑड 1 2 3, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। ऑड, ये 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल। एक और ले लो, 1 2 3, ये एक और मॉलिक्यूल आ गया। ये भी 3 कार्बन वाला, ऑड कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल। अब इनके दरमियान अगर आप डिस्टेंस देखोगे ना, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस, फासला ज्यादा है। और इनमें जो पैकिंग होगी वो लूज होगी, कॉम्पैक्ट नहीं होगी। इसके बरक्स आप ना 4 कार्बन वाला लो, 1 2 3 4, 1 कार्बन, 2 3 4, ये 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल, इवन नंबर कार्बन। एक और मॉलिक्यूल लो, 1 2 3 4, अब ये 4 वाला एक और मॉलिक्यूल आ गया। अब ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल। अब जरा गौर से देखो, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम, यानी वेरी लिटल डिस्टेंस, लिटल डिस्टेंस। अब मैंने, अगर लिटल डिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे लार्ज डिस्टेंस, लूज पैकिंग, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, और नतीजतन लो मेल्टिंग पॉइंट। और इस इधर दूसरी तरफ, इधर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कॉम्पैक्ट पैकिंग, क्योंकि करीब करीब है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वी विल से दैट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये नुक्ता मैंने आपको समझाया कि इवन कार्बोक्सिलिक एसिड वालों का मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से ज्यादा क्यों है। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी, ये अहम नुकात थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। एंड ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक ना क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो अक्सर एग्जाम की जीनत भी बनता है। वो क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा समझना। मैं इसको ना ये लिखता हूं, क्वेश्चन की मेरे बहुत प्यारे बच्चों स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट है वाई द मोलेकुलर मास ऑफ molecular mass of a carboxylic acid become, why does लिख लो ना, वो फिर become, why does molecular mass of carboxylic acid become double in a non-polar solvent?
ये क्वेश्चन है। मैं इसके आंसर के लिए ना आपको एसिटिक एसिड की एग्जांपल देता हूं। एसिटिक एसिड, आप एसिटिक एसिड का मोलेकुलर मास मालूम करें, यानी आपने ना डिटर्मिनेशन ऑफ मोलेकुलर मास मैं कैसे मालूम करूं? एक तो आप मालूम करो थ्योरेटिकली, और एक आप मालूम करो प्रैक्टिकली। दोनों तरीकों से मालूम करो और फिर हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बेटा जी, अगर आप थ्योरेटिकली निकालेंगे ना तो देखो आपके पास थ्योरेटिकली होगा CH3 डबल बॉन्ड OH। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं? 1 और 2 हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 24। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो एक ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32 आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4। इनको ऐड करो तो आपके पास ये 4 2 6 4 10 और ये आपके पास 60 आ गया। तो इसका मतलब हुआ जो थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड मोलेकुलर मास है ना वो 60 AMU है। एक बात होगी। अब आप प्रैक्टिकली, उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं एक बीकर लूंगा। इस बीकर में मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लूंगा। नॉन पोलर लेना पड़ेगा, पोलर पे काम नहीं चलेगा, वाटर नहीं ले सकते, नॉन पोलर लेना पड़ेगा। आप ना इसमें बेंजीन ले लो, अब बेंजीन लें तो बेंजीन ना तो इससे रिएक्ट करेगा और ना ही बेंजीन इसके साथ इंटरेक्शन क्रिएट करेगा। तो अब आप इसके अंदर ना एसिटिक एसिड को डाल दो, CH3COOH डाल दिया, तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी बेंजीन में डाल दिया। अब मैं ना मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए, जो भी है एक्सरेज, डायफ्रैक्शन मेथड है या जो भी है, आप इसका मोलेकुलर मास मालूम करें। अच्छा, जब मैंने ना प्रैक्टिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर का एसिटिक एसिड को डालकर जब मोलेकुलर मास मालूम किया ना, तो पता है इसका मोलेकुलर मास कितना आया? इसका मोलेकुलर मास आया 120, यानी मैंने 60 कैलकुलेट किया लेकिन एक्सपेरिमेंटली उससे क्या आ गया? डबल। क्या मतलब? क्या ये मेरे वाला ठीक है या एक्सपेरिमेंटली ठीक है? दोनों बातें ठीक है, सिर्फ समझने की जरूरत है। एक्चुअली हुआ भला क्या? जब आपने एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला ना, तो एसिटिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ना डाइमर बन गए। जैसे ये मैं आपको ना पीछे नहीं समझा के आऊं, ये जैसे ये बताया डाइमर। मैं दोबारा बना देता हूं, मैं दोबारा आपके सामने बना देता हूं। ये एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH एक मॉलिक्यूल, CH3C डबल बॉन्ड OH दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब हुआ भला क्या? हुआ ये कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल उस बेंजीन के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ये आपस में डाइमराइजेशन हो गई और ये इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। जब हमने एक्स रेज वगैरह थ्रो की ना, जिन एक्स रेज ने इसका मोलेकुलर मास फाइंड आउट किया, तो एक्स रेज ने इस पूरे डाइमर को एक ही मॉलिक्यूल कंसीडर किया और उसने पूरे डाइमर का मास हमें बता दिया 120। हालांकि ये डाइमर एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं है, ये कितने हैं? 2। अगर 2 का मास 120 आ रहा है तो एक का फिर डेफिनेटली कितना आएगा? 60। तो ये भी एक MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। लो बेटा जी, ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको समझाया क्या भला? मैंने आपको समझाया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।